हेलो गाइस, कैसे हो भाई आप सब लोग। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ MBBS बर्गर गाइस। तो आज हम लोग चालू करने वाले रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, BPG शंट भी इसे बोलते हैं। और गाइस मैं इतना बता रहा हूँ कि जो रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल है ना, इससे मतलब क्वेश्चन आता है और जनरली 5 मार्क्स के अंदर आता है। और क्या क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूँ। डिस्क्राइब द रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल एंड ऑल्सो द फिनोमिना ऑफ ये PDH का मतलब क्या था, फॉस्फोरेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, जब आप लोग इसे पढ़ोगे ना, तो आज हम लोग दोनों ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। RL साइकिल थोड़ी छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे कि RL साइकिल अगर मतलब मिनिमम से मिनिमम अगर मैं मार्क्स बोलूँ तो कितने में ड्रॉ करने के लिए आती है, क्योंकि इसे थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। 3 नंबर में, 3 नंबर का इसका कंटेंट रहता है टोटल। ठीक है, और जनरली ग्लाइकोल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है, जैसे कि डिफाइन ग्लाइकोलिसिस, राइट इट्स प्रोसेस एंड ऑल्सो द रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल, ऑल्सो डिफाइन द फेट ऑफ पायरुवेट। ऐसे करके पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स के अराउंड का। तो उसमें जो ग्लाइकोलिसिस वाला जो पॉइंट होता है, ग्लाइकोलिसिस जैसे कि आपको मालूम है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस वाला जो ये पॉइंट होता है, ये लगभग जो नंबर कवर करता है वो करता है पूरा पोर्शन को अगर मैं दे दूँ तो ये 6 से 7 नंबर कवर करता है। तो इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है लगभग आप मान के चलो 15 मार्क्स का है ना, तो 8 नंबर के आसपास ही बचता है। तो 8 नंबर के आसपास में 3 से 4 नंबर तो रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल के होते हैं, और बाकी के बचे हुए 3 से 4 नंबर या 5 नंबर आपके जो होते हैं वो BPG के होते हैं एंड फेट ऑफ पायरुवेट मिला करके। ठीक है, BPG एंड फेट ऑफ पायरुवेट मिला करके 5 नंबर के आसपास मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अच्छी खासी वीडियो होने वाली है। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग ज़्यादा वो करेंगे, थोड़ा सा मतलब बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे कंटेंट्स को। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं। दिस साइकिल इज सीन इन द एरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, इस साइकिल को हम लोग कहाँ देखने के लिए मिलती है, हमारे को एरेथ्रोसाइट्स के अंदर देखने के लिए मिलती है जनरली। कौन सी सर, BPG शंट। इस साइकिल को अगर हम लोग चालू करें तो ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्सोकाइनेज की मदद से, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज डालेंगे तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, एकदम की एंजाइम है किसका, ग्लाइकोलिसिस का। इसका नाम होता है PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और इसका भी कौन सा वाला, सेकंड वाला जो होता है। ठीक है, फिर इसमें डालते हैं एल्डोलेज, उससे होता है DHAP और ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट। दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो एंजाइम होता है वो होता है आइसोमरेज, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स है। और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में चाहिए था ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट से फिर बनता है क्या, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसमें यूज़ करते हैं हम लोग कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है, इससे बन गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, ये आगे जाना चाहिए था 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाने के लिए, पर ये क्या बन जाता है, सॉरी हाँ सही तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाने के लिए जाना चाहिए था, पर इसमें हम लोग एंजाइम डाल देते हैं BPG म्यूटेज। ये वाला एंजाइम ध्यान रख लेना कि ये जनरली मतलब ऐसा समझ लो कि ग्लूकोज को हमारे को पायरुवेट तो बनाना है, पर पायरुवेट बनाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम BPG म्यूटेज की मदद से मतलब इस तरीके से 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को क्रिएट करके बना लें अल्टीमेटली पायरुवेट, या फिर हम लोग है ना उसे 3-फॉस्फोग्लिसरेट वाला जो रास्ता है हमारा उससे बना लें, यानी कि पूरी ग्लाइकोलिसिस चला लें। अब हमने यही वाला रास्ता क्यों चुना, इसका तो खैर आपको सिग्निफिकेंस आगे मालूम पड़ेगा जब सिग्निफिकेंस ऑफ RL साइकिल हम पढ़ेंगे। पर फिलहाल आपको ये वाली बात याद रखनी है कि BPG म्यूटेज जो होता है, ये हमारे पास जो एंजाइम होता है ये एरिथ्रोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इससे हम लोग क्या बना लेते हैं, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना लेते हैं। और म्यूटेज का तो काम ही क्या होता है, आइसोमराइजेशन कराना, तो वही है ये। फिर हम लोग यहाँ पर डालते हैं BPG फॉस्फेटेज, और इससे हम लोग बना लेते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या बन गया हमारे पास, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें हम लोगों ने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्री कर लिया है, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट से फिर हम लोग जो बनाते हैं पैप और पायरुवेट फिर बन जाता है आपका फाइनली, ये सब कुछ बन जाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट तो बन गया आपका। ठीक है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ से बनता कैसे, हाँ अलग अलग तरीके से, पर यहाँ पर कैसे बनाई 3-फॉस्फोग्लिसरेट, थोड़ा सा बीच में ये इसकी मदद से ये बीच में आ गया ना इधर। ठीक है, तो अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट फिर पैप और फिर पायरुवेट के अंदर जाता है ये। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट जनरेट हो गया, तो फिर हम 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं अब म्यूटेज की मदद से। ठीक है, और फिर म्यूटेज के फिर इनोलेज डाल के पैप, और पैप से फिर पायरुवेट काइनेज डाल के हम लोग पायरुवेट बनाते हैं। ये सब आप लोगों को याद होगा स्टेप्स वगैरह, अब तो पूरी ग्लाइकोलिसिस तो याद हो ही गई होगी आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। अब अच्छा, अब एक चीज़ देखो सुनो, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने बात करा था कि इस तरीके से हमारी जो पूरी साइकिल है पूरी चलती है।
ठीक है। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से अगर हम लोग मतलब बनाते तो NADH भी हमारे को बीच बीच में मिलता है, वो सब भी स्टेप्स नहीं हो पाए। अब फिर यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ तो मालूम है ये कि जैसे कि अगर हम ग्लूकोज से यहाँ पर एक ATP यूज़ होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, और फिर यहाँ पर भी एक ATP यूज़ होगा, टोटल 2 ATP यूज़ हो गए केस के अंदर। और हम ये वाली बात जानते हैं कि अगर हमने ये बनाया तो 2 होंगे, इसके भी 2 यूनिट्स होंगे, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एलिमेंट्री तोड़ रहे हैं। तो 2 DHAP 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 2 × 2 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 2 × 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 पायरूवेट यहाँ पर बन रहा है। अच्छा, जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे तो फिर हम लोगों ने देखा है, क्या देखा गाइज, कि 3 फॉस्फो जो 2 × 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है, ठीक है। नीचे जब हम आते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर NADH वगैरह बनता, पर वो सारे स्टेप्स कहाँ गए, क्या हो पाए, नहीं हो पाए हैं सर, ठीक है। अगर वो सारे स्टेप्स नहीं हो पाए हैं, और हम ये वाली बात भी जानते हैं कि पायरूवेट बना है, और यहाँ पर तो एक बात लिख रही है नो ATP इज जनरेटेड, पर अभी तो हम लोगों ने देखा क्या होता है 2 ATP कंज्यूम हुए, तो ये क्यों नहीं लिख रहा 2 ATP कंज्यूम, क्योंकि हमारे को ये वाली बात मालूम है कि जब हम लोग पैप से पायरूवेट बनाते हैं, फॉस्फोनिल पायरूवेट से पायरूवेट बनाते हैं, तब हमारे को 2 ATP क्या होते हैं, जनरेट होकर के मिल जाते हैं। तो उन 2 ATP ने इन 2 ATP कमी पूरी कर दी, इसीलिए इस पूरी साइकिल में कोई भी ATP जनरेट होता हुआ नहीं दिखता है। क्लियर है गाइस, ये वाली बात आप लोग को याद रख लेनी है। क्लियर है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या होता है कि भाई ये जो 2,3 BPG होता है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन का पढ़ा है, उस ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को ये क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। ये जैसे कि एक सेकेंड, कुछ ऐसा होता है, उसको राइट में शिफ्ट कर देता है, मतलब ऐसे करके शिफ्ट, ठीक है। तो ये राइट में शिफ्ट कर दिया इसने इसको। क्लियर है। तो अगर राइट और डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ख़त्म कर रहा है, यानी कि 2,3 में बाइंड टू हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस द एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि अनलोड ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स मोर इजी। क्लियर है। और जैसे कि मैंने आपसे हर बार कहा है कि जो मेरे नोट्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट रहते हैं, आप लोग देखो उनको, आपके काम बहुत आएंगे। तो इसीलिए हाइपोक्सिया के टाइम पर जब हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, मतलब मान लो जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पर आप लोग गए, ट्रैकिंग वगैरह के लिए गए, तो वहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से क्या ऑक्सीजन कम डिफ्यूज़ हो पाता है, तब ऐसी कंडीशन में 2,3 तो सेल्स के पास क्या होगा, कम ऑक्सीजन पहुँचेगा। तो ऐसी कंडीशन में जितना हमारे पास ऑक्सीजन रिजर्व है उससे हमारे को ऑक्सीजन तोड़ना है। अब उससे ऑक्सीजन तोड़ने के लिए क्या करें, कैसी तरीके से कंसनट्रेशन ऑफ 2,3 BPG बढ़ा देते हैं, और वहाँ से क्या होगा, आराम से वो जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, RBCs के अंदर इस साइकिल को चलाते हैं, जिसकी वजह से आराम से हम लोग लो PO2 के अंदर भी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन दे सकते हैं। हाइपोक्सिया कंडीशंस में भी हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो केसेस वेयर BPG इंक्रीजेज आर, बताओ फिर, कंपनसेटरी इंक्रीज इन हाई एल्टीट्यूड और साथ ही साथ हाइपोक्सिया कंडीशन में। अब यहाँ पर एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप की से मामला जो रहता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या है ये, BPG डिक्रीजेज इन फीटल सर्कुलेशन। क्या हम लोग ये वाली बात जानते हैं कि फीटल हीमोग्लोबिन का जो कर्व होता है, जैसे कि नॉर्मल का जैसे ये है, थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है, तो उसका लेफ़्ट शिफ्ट में चलता है, और हमने बोला कि 2,3 BPG इंक्रीज होता है राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ये वाली बात बोल सकते हैं कि BPG जो है वो डिक्रीज होगा फीटल सर्कुलेशन में, और अगर मैं इसे और अच्छे से बोल रहा हूँ ना, फीटल हीमोग्लोबिन में, मतलब फीटल RBCs के अंदर बोल सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू मदर RBCs, ठीक है। ये वाली बात याद रख लेना, पूरा सेंटेंस, मदर की RBC से कम होता है 2,3 BPG फीटल की RBC में। क्लियर है। ये वाला जो पूरा पॉइंट है ना याद रखना, क्योंकि अब जब आप वासुदेव पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा फीटल ये BPG इंक्रीजेज इन फीटल सर्कुलेशन, जब आप लोग, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल वाला पॉइंट है, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर अगर हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है किसको, टिश्यूज़ को, तो वहाँ पर हम BPG भी बढ़ाना पड़ेगा, पर मदर से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इसीलिए मैंने बोला कि BPG जो है वो डिक्रीज़ तो होता है, पर किससे ज़्यादा होता है, मदर से कम होता है BPG, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पर आप लोगों को जो पॉइंट याद रखना है वो ये वाला पॉइंट जरूर याद रख लेना है कि मदर से कम होता है। अब मेरी एक बात और समझना आप लोग बहुत ध्यान से गाइस, कि हम लोगों ने किसी तरीके से रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल के अंदर ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया कि रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल के अंदर, RL साइकिल के अंदर हो क्या क्या रहा है, किस तरीके से 2,3 BPG बन रहा है, 2,3 BPG का काम क्या है, सिग्निफिकेंस देख लिया हमने 2,3 BPG का, ये भी देख लिया कि इससे नो ATP प्रोड्यूस, यानी कि कोई हार्म तो नहीं है, पर तभी हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट साइकिल नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हमारे को क्या दे रही थी,
पर इसका एक सिग्निफिकेंस जरूर है कि ये अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन में मदद करती है, हाइपोक्सिया के टाइम पर बहुत हेल्पफुल होती है। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फेट ऑफ पायरूवेट। अब ये फेट ऑफ पायरूवेट क्या होता है? फेट ऑफ पायरूवेट में अगर हम लोग देखेंगे ना तो नीचे की तरफ एक अच्छा डायग्राम है। फिलहाल आप अभी जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये आप एरोबिक कंडीशन के अंदर ये वाली बात जान के चलो कि सिट्रेट एसिड साइकिल यानी कि टीसीए साइकिल चलाने के लिए हमारे को अभी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एरोबिक कंडीशन क्रिएट करने की। तो एरोबिक मतलब सुनो, जैसे कि टीसीए साइकिल है, सर टीसीए साइकिल चलानी है, क्यों चलानी है? एटीपी कम पड़ रहा है, तो एटीपी को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे को क्या चलानी होती है? टीसीए साइकिल चलानी होती है। अब देखो सुनो, पायरूवेट से एसिटल कोएंजाइम ए को बनाना पड़ेगा पहले फिर हमारे को, और पायरूवेट को इसे बनाने के लिए पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का यूज़ करते हैं पूरा। पर उससे पहले हमारे को पायरूवेट को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल बनाना पड़ेगा, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग पायरूवेट ट्रांसपोर्टर। तो इतना आप लोग बनाकर क्या होगे पहले, फिर आप लोग लिखोगे पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। और ये वाली बात आप लोगों को बहुत क्लियर भी है, जैसे कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये साइटोसोल है, साइटोसोल के अंदर चलती है ग्लाइकोलिसिस, इस ग्लाइकोलिसिस से बनता है हमारे पास पायरूवेट। इस साइटोसोलिक पायरूवेट को हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके लिए चाहिए होता है हमारे को ट्रांसपोर्टर, उस ट्रांसपोर्टर का नाम है पायरूवेट ट्रांसपोर्टर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये साइकिल इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप साइकिल, इट इज़ इन्वॉल्व, मतलब इसमें क्या होता है, 3 एंजाइम होते हैं, इट इन्वॉल्व 3 एंजाइम 5 कोफैक्टर्स। साथ ही साथ ये क्या लग रहा है, पायरूवेट ऑक्सीडेटिव डीकार्ब, हाँ, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर 3 एंजाइम होते हैं टोटल। पहला आता है एंजाइम नंबर 1 E1 बोलेंगे इसे हम, पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस। दूसरा आता है डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, जिसे हम E2 बोलेंगे, और डाईहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजनेस इसे E3 बोलेंगे। नींद में उठ करके E1 E2 E3 के नाम से याद रख लेना कि क्या है, पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस E1 होता है, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज E2 होता है, एंड डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस E3 होता है। ठीक है, तो पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस E1, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज E2 एंड डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस E3। 2 डिहाइड्रोजनेस है, 1 ट्रांस एसिटाइलेज है, बीच वाला ट्रांस एसिटाइलेज है कौन सा, डाईहाइड्रोलिपोइल। 2 डाईहाइड्रोलिपोइल है, तो डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस दोनों E2 E3 हो गए, और पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस जो हम शुरुआत से याद करते आ रहे हैं वो E1 होता है। क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ पर होते हैं 5 कोफैक्टर का, इस 5 कोफैक्टर में आता है थाइमीन पायरोफॉस्फेट। ये है ना, नींद में याद होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं इसे लोग क्या क्या बताते हैं, ट्राईहाइड्रो पायरोफॉस्फेट, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से इसे जितने तरीके से बोला सकता है उस तरीके से। तो इसीलिए आप लोगों को इसका करेक्ट वर्जन याद रखना है, क्या है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। क्या है भैया इसका करेक्ट वर्जन, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, टीपीपी को याद ही नहीं रखते लोग, है ना, हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं। कोएंजाइम है, FAD, NAD प्लस, लाइपोअमाइड, ये सब होते हैं यहाँ पर। क्लियर है। अब ये देखो किस तरीके चल रहा है, हमारे पास आया पायरूवेट, हमने अपना एंजाइम E1 बोलो कौन सा था, पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस लगाया, उससे क्या निकलवाया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड निकलवाया, और उसके लिए हमारे को एक कोफैक्टर यूज़ करना पड़ा TPP। बताओ क्या है, ट्राइडोपायरूवेट है क्या, नहीं सर, थाइमीन पायरोफॉस्फेट है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। याद रख लेना, TPP ट्राई थाइमीन पायरोफॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, TPP मतलब थाइमीन पायरोफॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। क्लियर है। और उससे बना हमारा हाइड्रोक्सी इथाइल थाइमीन पायरोफॉस्फेट। क्या बना, हाइड्रोक्सी इथाइल थाइमीन पायरोफॉस्फेट। अब ये देखो यहाँ पर ये जो चीज़ लिख रही है, अरे यार ये बार बार कलर चेंज कर दो इसका, सॉरी एक सेकंड। तो ये जो हाइड्रोक्सी और इथाइल दोनों साथ में लिख रहा है ना, इसको अगर हम लोग मिला ले तो बनता है एसिटाइल। सर एसिटाइल मतलब एसिटाइल को एंजाइम तो हमें बनाना था, यानी कि एसिटाइल तो हम यहाँ पर मिल गया, यानी कि अब बस हमारे को, और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं को एंजाइम तो हम लेकर के चले हैं, यानी कि किसी तरीके से अगर हम इस को एंजाइम को एसिटाइल दे दो तो काम चल जाएगा। तो बस, तो पहले इस TPP से एसिटाइल को फ्री करा ले सर, इस TPP से एसिटाइल को छोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं एंजाइम E2 को। E2 होता है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज मतलब एसिटाइल का ट्रांसफ़र करने वाला, और किसके अंदर, लिपोइल अमाइड, यानी कि लिपोअमाइड के अंदर ये क्या करता है, एसिटाइल का ट्रांसफ़र करता है। ऑक्सीडाइज लिपोअमाइड के अंदर ये एसिटाइल का ट्रांसफ़र करता है और एसिटाइल लिपोअमाइड बना लेता है। बोलो कितनी बात क्लियर है क्या। अब तो हमें कुछ करना ही नहीं, अब तो कोएंजाइम में लाना है और एसिटाइल कोएंजाइम में लेकर के चले जाना है। क्लियर है। और अब ये जो लिपोअमाइड है ये कैसा हो गया, रिड्यूस लिपोअमाइड हो गया। अब पहले कैसा था, ऑक्सीडाइज था, अब ये कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस रिड्यूस अमाइरो मतलब लिपोअमाइड को हम लोग पुश कर देंगे
हाइड्रोजन्स इसके निकाल के तो इसे वापस हम ऑक्सीडाइज कर देंगे। मतलब पहले कैसा था, इसके पास वो मेरे पास हाइड्रोजन ज़्यादा है ऐसा कह रहा था रेड्यूस लिपोमाइड। अब हमने इसके हाइड्रोजन ले लिए और एफ को दे दिए। इसके लिए हमारे को एंजाइम यहाँ पर भी E3 यूज़ करना पड़ता है वैसे तो, ठीक है। E3 यूज़ करना पड़ा FAD+ से FADH2 बनाने के लिए। अच्छा, E3 का नाम क्या है? लिपोअमाइड डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ पर आ भी रहा है कि लिपोअमाइड से हाइड्रोजन ले लो, उसको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ से ले लिए और इस FAD से हम लोगों ने फिर FADH2 बना लिया। FADH2 से FAD फिर से बना लिया, कैसे? NAD को दे करके हाइड्रोजन NADH2। अब सर ऐसा क्यों करा? क्योंकि FAD से हम लोग जानते हैं कि केवल 1.5 ATP बनता है, पर वहीं पर जो FADH2 होता है उससे हमारे पास कितने ATP बनते हैं? 2.5 ATP बनता है। दिस स्टेप इज़ कम्प्लीटली इरिवर्सिबल। अब ये वाली बात बहुत ध्यान से समझ लेना, ये स्टेप कम्प्लीटली इरिवर्सिबल होता है। और हम ये वाली बात भी जानते हैं, यस, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं जो रिवर्सिबल हो। इसलिए कमिटेड स्टेप टुवर्ड्स द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। मतलब अगर तुमने ये वाला स्टेप करा लिया, अब तो तुम्हें या तो इसे ग्लूकोज बनाना पड़ेगा या फिर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, इसको ग्लूकोज नहीं बनाना है, बस सही पूरा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, या फिर तुम इसे किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हो। बेसिकली तुम इसे फैट में भी कर सकते हो, प्रोटीन में भी कर सकते हो। पर प्रोटीन का क्या है ना कि अगर तुम प्रोटीन में कर रहे हो तो तुम वहाँ से वहाँ से तुम अदर कंपाउंड जैसे कि ऑक्सैलो एसिडेट वगैरह बना सकते हो। पर अगर तुम इसे फैट में लेकर के चले गए तो यार तुम्हें फैट में तो फिर है ना, अगर तुम फैट में लेकर के गए हो तो फिर तुम्हें TCA साइकिल ही घुमानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फैट में जाने का एकमात्र रास्ता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और फैट से वापस आने का एकमात्र रास्ता वो भी एसिटाइल कोएंजाइम में। तो तुम सोचो कि फैट से मैं ग्लूकोज बना लूँगा तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता है। बट यस, ग्लूकोज से फैट बन सकता है और फैट से ग्लूकोज कभी भी नहीं बन सकता है, ये वाली बात याद रख लेना। और हाँ, प्रोटीन से तो क्या बन सकता है, मैंने आपको बताया ऑक्सैलो एसिडेट वगैरह से। तो इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्शन ऑफ फैट या प्रोटीन के या फिर आपको आगे TCA साइकिल चलाने के काम आ जाएगा। अब इसका रेगुलेशन कौन करता है भाई? 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज, एक होता है पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेज। अब ये जो पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज होता है ये इनहिबिट करता है पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को, इतनी सी बात ध्यान रख लेनी। और पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेज इसको स्टिमुलेट करता है पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को, क्लियर है।